बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज पार्ट 4 लेके आई हूं मैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। ओके, तो पार्ट 4 है, हमने पार्ट 3 पार्ट हम इसका कर चुके हैं, ये पार्ट 4 है। इसमें आज एक टॉपिक और निपटा लेंगे, उसके बाद एक पार्ट और आएगा तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। ओके, आज हाँ क्लास जो शेड्यूल था ना थोड़ा सा अपडेट हुआ है, वो अब ना ज्यादा क्लासेस आएंगी, आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा भाई, ज्यादा क्लासेस आने वाली हैं। अब क्या 10th क्लास की जो मेरी क्लास रहेगी अब वो 3 दिन आएंगी, ठीक है। पहले 2 दिन आती थी ना, मंडे और थर्सडे को, अब वो 3 दिन आएंगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो अब एसएसटी की क्लास 3 दिन रहेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, तो आओ और एसएसटी पढ़ो। ये सेशन 2020 क्या कह रही हूँ मैं, 2022-2023 का ये जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नए बैचेस आए हैं और थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है और क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप और अच्छे से पढ़ो और जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंटेंट में हम यही देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला कर लिया था, ये वाला हमने कर लिया था, आज हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। थर्ड, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848। इसमें जो भी हुआ हम ये सब कवर कर लेंगे। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और रिवॉल्ट 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848 एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। अब हमने देखा जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थी, वो रेजिम्स थी, पिछले वीडियो में देखा था कि वो अपनी पावर इकट्ठा कर रही थी। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन। जब ये पावर इकट्ठा कर रही थी तब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो आई। क्या आई? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बाहर निकल के आई। इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, बहुत सारे रीजन्स ऑफ यूरोप में हमें लिबरलिज्म और नेशनलिज्म देखने को मिलती है, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। क्या है देखो, जब कंजर्वेटिव रेजिम्स अपनी पावर को क्या कर रही थी, पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, तो क्या हुआ, तब जो लिबरलिज्म की फीलिंग थी, फ्रीडम वाली फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये लोगों के मन में जाग रही थी। और कहाँ कहाँ जाग रही थी? बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में जाग रही थी, जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, आयरलैंड में और पोलैंड में, ठीक है। When the France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. Metternich ने एक चीज बोली है कि जब फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। वाह, फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा, मतलब कि फ्रांस अगर कुछ करेगा तो पूरे यूरोप में वो चीज फैल जाएगी। तो ये मैटरनिक ने बोला। ओके, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830, वही टॉपिक चल रहा है अभी, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ये हम उसका पूरा एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848 तक जो क्या है वो हम देख रहे हैं। ओके, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग। अब ऐसा इवेंट, एक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई, लोगों के मन में नेशनलिस्ट, भैया देशभक्ति की भावना जग गई। क्या हो गया ऐसा? Among the educated elite and across Europe was the Greek War of Independence. जो ग्रीक वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, इस वॉर की वजह से, इस वॉर के कारण जो भी यूरोप में एजुकेटेड लोग थे, उनके मन में भाई देशभक्ति की भावनाएं जाग गई। क्या हो गया? नेशनलिस्ट फीलिंग्स मोबिलाइज हो गई, नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ गई। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब ग्रीस जो था ना वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ओके, 15th सेंचुरी से ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक्स कल्चर। ग्रीक्स जो है ना वो कुछ एक्साइल में भी रह रहे थे और वेस्ट यूरोपियंस में भी रह रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जो ग्रीक्स एक्साइल में और वेस्ट यूरोप में रह रहे थे, उनको सिंपैथी थी,
उनको जो ग्रीक कल्चर के लिए सिंपैथी आ रही थी कि हाँ भाई हमारा एंशिएंट जो ग्रीक कल्चर था वो कितना अच्छा था, तो उनको ना वो सिंपैथी फील हो रही थी। ओके, आगे क्या होता है, तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये आ गया हमारा इसका पहला टॉपिक। ठीक है, ये जो अभी हमने देखा दैट वाज इंट्रोडक्शन। अब हम इसका क्या करें, ये हमारा इसका पहला सब टॉपिक है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट मतलब जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई है लोगों के मन में, जो नेशनलिज्म जागा है लोगों के मन में, वो सिर्फ वॉर की वजह से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से नहीं कि आप वॉर कर रहे हो, आप टेरिटरी अपने हथिया रहे हो, एनेक्स करते जा रहे हो, तो नहीं, उसकी वजह से नहीं, सिर्फ उसकी वजह से नेशनलिज्म फीलिंग नहीं जागी। तो कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। एक नेशन का आइडिया कैसे मन में आएगा, उसके लिए कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट एंड पोएट्री, आर्ट हमारा पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीज ने ना, हमारे कल्चर ने, हमारे आर्ट ने, हमारे पोएट्री ने, ये सब ने क्या किया है, नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने में मदद की है। नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने में मदद की है। आर्ट इजी नहीं है, आर्ट एक कला है ना, तो क्या आर्ट, पोएट्री, ये सब हमारे कल्चर में आते हैं। इजी समझते हो क्या? नहीं ना, कुछ ही लोग आर्ट कर पाते हैं, कुछ ही लोग अच्छी पोएट्री कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन होके ना एक नेशनलिस्ट फीलिंग देती थी लोगों को कि ये हमारा आर्ट है भाई, ये हमारा कल्चर है ना। तो ये लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आई। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म। हम रोमांटिसिज्म के बारे में देखेंगे। अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट है, एक मूवमेंट हुआ, कल्चर मूवमेंट हुआ, जहां पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप हुए लोगों के मन में। लोगों के मन में एक पर्टिकुलर टाइप की फीलिंग डेवलप हुई अपने नेशन को लेके, उसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यही टॉपिक कर रहे हैं, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, इसी में कंटिन्यू करते हैं। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotion, institution and mystical feelings. जो romantic artist थे और जो poet थे वो criticize किया उन्होंने क्या criticize किया, उन्होंने science और region वगैरह, reasons जो reasoning करते हो आप, जो science देते हो, उन्होंने उसको criticize किया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि नहीं, हमें reasoning नहीं चाहिए, को साइंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया, उन्होंने इमोशंस पे ध्यान दिया, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान दिया, उन्होंने फीलिंग्स पे ध्यान दिया। रोमांटिसिज्म क्या है, जो एक कल्चर मूवमेंट हुआ, एक कल्चर में मूवमेंट हुआ, लोगों की फीलिंग्स पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, रीजन और साइंस को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें फर्क नहीं पड़ता क्या साइंस है क्या रीजन है, बल्कि इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, और क्या, फीलिंग्स पे, लोगों की फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, रोमांटिक आर्टिस्ट। अदर रोमांटिक्स वर थ्रू फोक सॉन्ग्स, और क्या कर रहे हैं, फोक सॉन्ग की मदद से, फोक पोएट्री की मदद से, फोक डांसेस की मदद से क्या कर रहे हैं, ये नेशन को एक स्पिरिट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमारी नेशन की स्पिरिट हैं, ये नेशन की आत्मा है। तो इनकी मदद से भी क्या हो रहा है, इनकी मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग्स जाग रही हैं लोगों के मन में, नेशनलिज्म आ रही है। ओके, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव, नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा गया थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। म्यूजिक और लैंग्वेज की मदद से नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा गया, म्यूजिक और लैंग्वेज को यूज किया गया। लोग म्यूजिक से कनेक्ट होते ना बेटा, आप भी जब सैड होते हो, ठीक है, तो अरिजीत सिंह बजा लेते हो तो और सैड हो जाते हो। तो जब सैड हो, धूम धड़ाके के गाने सुनो, मूड सही हो जाता है ना। तो म्यूजिक हमारा मूड सही भी कर सकता है और मूड बिगाड़ भी सकता है, राइट। तो म्यूजिक से जोड़ा लोगों को, किससे जोड़ा, म्यूजिक से, आर्ट से, पोएट्री से, कि लोगों से कनेक्शन बने भैया, कनेक्शन बनना चाहिए, कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यूनिफाइड हो लोग, यूनिफिकेशन होगा, फीलिंग्स बढ़ेंगी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स बढ़ेंगी और नेशन स्टेट्स बनेंगे, है ना।
तो नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव, जो नेशनल फीलिंग थी, जो दिल में जो देश के लिए देशभक्ति वाली फीलिंग थी, उसको जिंदा रखा। कैसे? म्यूजिक से जिंदा रखा, लैंग्वेजेस से जिंदा रखा। करोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। एक करोल कुरपिंस्की थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया कि जो नेशनल स्ट्रगल हो रहा है भाई, उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन्होंने उस चीज को एक सेलिब्रेशन के तौर पे देखा कि हम इसको मनाएंगे, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे भाई, इसको हम दुख की तरह नहीं देखेंगे, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे थ्रू हिज ओपेराज। और कैसे सेलिब्रेट किया? अपने ओपेराज से, अपने म्यूजिक से, फोक डांसेस से, जैसे पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। ठीक है, इन्होंने ये सब करके सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को। क्या किया? उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन्होंने इसको बोला कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, हम इसको मनाएंगे, हम इसको एज ए स्ट्रगल नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके आगे हमें जीत ही मिलेगी ना। तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। आगे क्या है? लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अभी हमने आगे इसके पहले देखा कि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या थी? लैंग्वेज भी बहुत जरूरी थी। लैंग्वेज भी लोगों को जोड़ के रखती है। आप बेटा कभी जैसे जाओगे, ठीक है, जैसे मैं बुंदेलखंड की हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ आई, तो अगर मुझे कोई बुंदेलखंडी वाला मिल जाती है या मिल जाता है, तो वो एक होता है ना कि हाँ ये अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, ये वो। कोई मराठी स्पीकिंग है, ठीक है, तो वो मराठियों से कनेक्ट कर जाते हैं। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। तो जैसे 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 साउथ वाले लोग होते हैं, वो लोग मोस्टली हम देखेंगे थोड़ा अलग रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं विथ देयर ओन लैंग्वेज। मतलब उनको अगर उनके खुद के बंदे मिल जाते हैं तो वो कंफर्टेबल होते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है कि ठीक है आपस में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है ना बेटा, हमें जोड़ के रखती है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? हमें जोड़ के रखती है। ठीक है, तो लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में बेटा। नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, वो इस लैंग्वेज की वजह से बहुत डेवलप हुए हैं, क्योंकि लोग अपनी भाषा में उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, उसको बोल पा रहे हैं, तो फीलिंग्स ना उनकी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया गया था बेटा, हर जगह उसको इम्पोज कर दिया गया था। मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। पोलैंड में बहुत सारे मेंबर्स क्या कर रहे थे? लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज कर रहे थे, वो इसको एक हथियार की तरह यूज कर रहे थे नेशनल रेजिस्टेंस करने के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russians. इन लोगों ने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया, तो इन लोगों को पनिशमेंट के तौर पे कहाँ? साइबेरिया भेज दिया गया, कि कुछ बिशप्स और कुछ प्रीस्ट को जेल में डाल दिया गया। तो ये स्थिति हो रही थी। आगे क्या है? आगे आता हमारा दूसरा सब टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या है ये? 1830s, the 1830s were years of great economic hardship in Europe. जो 1830 वाले जो साल थे, 1830s जो साल थे, वो बहुत इकोनॉमिकली हार्ड रहे हैं यूरोप के लिए। वो क्या रहे हैं? हार्ड रहे हैं यूरोप के लिए, बहुत टफ रहे हैं यूरोप के लिए वो। ठीक है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब भैया जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो खाने की भी कमी आने लगती है, एम्प्लॉयमेंट की भी कमी आने लगती है। तो यहाँ वही हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में जॉब सीकर ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम था। जॉब कम थी और जॉब लेने वाले लोग ज्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। लोग गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे थे और ओवरक्राउडेड स्लम में भी रहने लगे थे। फूड शॉर्टेज, मैंने क्या कहा? खाने की कमी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट की कमी आ जाती, तो फूड शॉर्टेज हो गया था। एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स।
खाना नहीं मिल रहा लोगों को कमाई करने का वो जरिया नहीं मिल रहा, कैसे एम्प्लॉयमेंट लें, कैसे हम जॉब करें। तो उसकी वजह से जो लोग हैं ना, पेरिस के लोग, वो रोडों पे आ गए थे, रोड्स पे आ गए थे वो। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। नेशनल असेंबली ने बोला कि जो भी 21 अबव मेल्स हैं, जो भी मेल्स हैं वो 21 ईयर्स के अबव हैं, उनको राइट टू वर्क मिलेगा, उनको क्या काम करने का अधिकार मिलेगा, राइट मिलेगा कि वो काम कर सकें। In 1845, weavers in Cilicia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles. 1845 में weavers ने revolt कर दिया, किसके अगेंस्ट? उन लोगों के अगेंस्ट जो उनको raw material सप्लाई करते थे। June 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractors demanding higher wages. उन लोग सब दोपहर में 2 बजे सारे वीवर्स अपने घरों से बाहर निकले, मार्च कर दी उन्होंने, किसके? जो कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशन थे, उनके मैंशंस में मार्च कर दी और बोला कि हमारा जो वेज है उसको बढ़ाओ, हमारी सैलरी को बढ़ाओ। The contractors fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. और कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया? भैया इतने लोग मार्च करके आ रहे हैं, डर जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी फैमिली के साथ भाग लिए कि भैया हम तो भाग रहे हैं, भाग लिए। अब भाग के वो दूसरे विलेज में गए, ठीक है, कहाँ गए? दूसरे विलेज में गए। अब दूसरे विलेज वालों ने भी उनको रहने को बोला कि तुम जाओ, तुम जैसे लोगों को हम नहीं रखेंगे, हम नहीं पनाह देंगे आपको, तो आप जाओ। तो वहां पे भी उनको शेल्टर नहीं मिला। He returned 24 hours later having requisitioned the army. 24 घंटे बाद वो लौट के आए और क्या? अपने साथ आर्मी लेके आए। और उसकी वजह से क्या हुआ? 11 वीवर्स वर शॉट, 11 वीवर्स को गोली मार दी गई, उनको शॉट कर दिया गया। द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट, द पुअर, ये थर्ड सब टॉपिक है बेटा, सेकेंड सब टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है, ये थर्ड सब टॉपिक है। द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज in the years 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. क्या था? जो पुअर, जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो स्टार्विंग पीजेंट्स थे, लोग पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्व कर रहे थे। पीजेंट्स क्या है? स्टार्व कर रहे थे। और वर्कर्स थे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में। कब की बात कर रहे हैं? 1848 की टाइम की बात कर रहे हैं। इन सब ने क्या किया? एक रेवोल्यूशन लेके आ गए, एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी ना, वो एक रेवोल्यूशन चल रहा था। मतलब हमने पढ़ा है ना कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास में भी जो लिबरल और एजुकेटेड लोग थे, वो रेवोल्यूशन करना चाहते थे, वो नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के मन में लाना चाहते थे। तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, भैया पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टार्व हैं, भूख है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। जो मिडिल क्लास थे वो रेवोल्यूशन लेके आ गए। मतलब वो रेवोल्यूशन आना ही था यार। जब इतनी हार्डशिप्स होती है ना, तो या तो इंसान मर जाता है या तो इंसान लड़ जाता है, ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन आना ही था। Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. और जो men और women थे, जो भी लिबरल मिडिल क्लास, मतलब जो समझदार थे, जो भी men और women समझदार, मतलब जो भी मिडिल क्लास के लोग जो रेवोल्यूशन करना चाहते थे, जो लिबरल थे, ठीक है, क्या थे? लिबरल थे। वो क्या किए? वो कंबाइन हो गए, वो इकट्ठे हो गए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है विथ नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब नेशनल यूनिफिकेशन के साथ साथ नेशन यूनिफाइड हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो उन्होंने ये डिमांड की। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ फॉर अ जर्मन नेशन, एक जर्मन नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया फॉर जर्मन नेशन। विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ प्रेशिया, रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब एक विल्हेम फोर्थ किंग थे, किंग ऑफ प्रेशिया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क के साथ वो मिल गए कि हम जो ये असेंबली है, इलेक्टेड असेंबली, इसको हम अपोज करेंगे। वो ये राजा उसको अपोज कर रहे थे। ओके, while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. ये जो अपोजिशन था एरिस्टोक्रेसी का
और मिलिट्री का, ये स्ट्रांग होता गया और जो पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो एरोड हो गया, वो खत्म हो गया. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. Liberal movement के अंदर ही जो women की rights के बारे में बात हो रही थी वो controversy, the issue of extending political rights to women, मतलब कि women को भी political rights देनी चाहिए या नहीं, ये जो बातें चल रही थी वो एक controversial बन गई. एक ये जो movement में वो एक controversy create हो गई कि women को देनी चाहिए political rights कि नहीं. Women had formed their own political association. फिर क्या किया भैया, अब तुम women की उस पर वो उठा रहे हो कि हम तुमको दें political rights के नहीं दें, उनके हक के ऊपर ऐसी उंगली उठा रहे हो. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के political association बना ली कि भैया तुम मत दो, हम वो खुद बना लेंगे, हम खुद अपना political association बना लेंगे. तो women ने खुद के political associations बना लिए, खुद के न्यूज़पेपर निकाल दिए एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और अपनी पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस में वो पार्ट लेने लगी. विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. विमेन को पर तब भी क्या किया जाता, विमेन को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह उनको परमिट किया जा रहा था कि आप सिर्फ देखोगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे और विजिटर की गैलरी में आप रहोगे. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. मतलब monarchs जो हैं वो realize करने लगे कि ये जो revolution और repression का जो cycle है वो ख़त्म हो सकता है अगर हम liberal nationalist revolutionaries को जो demand चाहिए है, जो concessions हैं उनको हम दे दें. तो ओके, ये हमारा हो गया थर्ड टॉपिक कंप्लीट, है ना. थर्ड टॉपिक कंप्लीट किया ना हमने आज, तो ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि चीज़ें समझ आएं और अच्छे से पढ़ाई हो. ठीक है, तो हाँ, जो भी लेक्चर्स आप देखते हो उसके नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे. स्कोर प्लस आपके लिए डेवलप किया गया है, तो इस ऐप पे जाइए और लेक्चर्स के नोट्स आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए और मज़े से लेक्चर्स पढ़िए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फिर से. बाय बाय बच्चों.